गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटेलिक नेचर, डेंसिटी, रिएक्टिविटी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मेटेलिक नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो समस्त जो संक्रमण तत्व है वो कठोर, अघातवर्ध्य यानी कि मेलिएबल, तन्य, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो सारे धातुओं के गुण होते हैं जो इन्हें अधातुओं से अलग करते हैं। तो उपयुक्त गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि समस्त संक्रमण तत्व जो है वो धात्विक नेचर के होते हैं। ये निकट की पैक की हुई अर्थात निबड़ संकुलित संरचना क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं। मैग्नीज अपवाद के अतिरिक्त इनमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि FCC और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैग्नीज के स्थायी D5 विन्यास के कारण इसकी विशेष संकुलित क्रिस्टल व्यवस्था पाई जाती है। ये धात्विक चमक, उच्च तन्यता व अघातवर्ध्यता, उच्च घनत्व तथा तापीय व विद्युत चालकता वाले तत्व होते हैं। इसका कारण इनमें विद्यमान अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन तथा विशिष्ट प्रकार के मेटेलिक बॉन्ड है। इन सब धातुओं की क्रिस्टल संरचना में सामान्य धात्विक बंध के साथ साथ DD ओवरलैपिंग द्वारा सहसंयोजक बंध भी बनते हैं। तो इस प्रकार इन संक्रमण धातुओं में क्षारीय धातु अथवा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में परमाणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंध जाते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड और DD ओवरलैपिंग के कारण कोवलेंट बॉन्डिंग भी इनमें पाई जाती है। इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में इनके परमाणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। इस कारण इन धातुओं की कठोरता ज़्यादा होती है और इनके परमाणुकरण की एंथैल्पी, गलनांकों व क्वथनांकों के मान एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनमें धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाती है। अतः स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती चली जाती है और क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती चली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाद में जो है D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में ज़्यादा धात्विक नेचर, मेटेलिक नेचर शो करते हैं, कारण बताइए। तो कारण हो गया यहाँ पे कि DD ओवरलैपिंग के कारण कोवलेंट बॉन्डिंग और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इस कारण इनके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के मान ज़्यादा होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डी ब्लॉक एलिमेंट में रिएक्टिविटी यानी कि सक्रियता। तो संक्रमण तत्व क्षारीय धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं। तो इसके क्या कारण है कि छोटे आकार के कारण इन तत्वों के आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आकार बड़ा होता है जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट का आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार छोटा होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान बढ़ जाते हैं। अतः धातु आयन बनने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये आसानी से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। सेकंड जो है कारण कि इनमें सहसंयोजक बंध होने के कारण इन तत्वों के ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा का मान क्या होता है, बहुत उच्च होता है। अतः इन्हें ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है। फिर तीसरा कैरेक्टर है कि इनके आयनों की जलयोजन ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है। तो इन सब कारणों से डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है और ये उत्कृष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनर्ट नेचर शो करते हैं। तो इनका ये उत्कृष्ट व्यवहार जो है तृतीय समूह के गोल्ड और प्लेटिनम में तो बहुत ज़्यादा होता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो आसानी से किसी दूसरे जो है एसिड, बेस या फिर अपन बोले यौगिकों से रिएक्शन नहीं शो करते। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गलनांक और क्वथनांक। तो प्रबल धात्विक होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांकों के मान बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। और प्रबल धात्विक होने के कारण क्या क्या है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इनमें धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ती
चली जाती है। और साथ साथ में क्या होता है, डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो जो है इनमें धात्विक बंधों की प्रबलता के कारण इनके गलनांक और क्वथनांकों के मान बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, पहले तो बढ़ते चले जाते हैं और फिर घटते चले जाते हैं। और इस क्रम में मैग्नीज और जिंक के गलनांक क्वथनांक के मान अत्यंत कम है। तो इसका क्या कारण है कि प्रारंभ में तो डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, धात्विक बंध में उनका योगदान बढ़ता चला जाता है, जिससे धात्विक बंध प्रबल होते चले जाते हैं और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता है, गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन बाद में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चालू होता चला जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे घटती चली जाती है, धात्विक बंध में उनका योगदान घटता चला जाएगा और धात्विक बंध दुर्बल होते चले जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता चला जाता है, यानी कि परमाणुकरण की एंथैल्पी कम होती चली जाती है और उनके गलनांक क्वथनांक के मान घटते चले जाते हैं। अतः वैनेडियम एवं क्रोमियम के गलनांक के मान 3D धातुओं की श्रेणी में सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि वैनेडियम में जो है आपके 3 और क्रोमियम में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, देखो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1, यानी कि डी कक्षकों में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्रोमियम में। और वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d3, यानी कि 4 वैनेडियम में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैनेडियम में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैग्नीज तथा जिंक के स्थायी D5 व D10 विन्यास के कारण इनका धात्विक बंध में योगदान कम हो जाता है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। क्योंकि मैग्नीज में D5 और जिंक में D10 विन्यास पाया जाता है, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये धात्विक बंधों का निर्माण बहुत कम करते हैं। धात्विक बंधों का निर्माण कम करते हैं, इसलिए धात्विक बंधों की जो प्रबलता होती है वो इनमें बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। तो पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास के कारण ही डी ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्वों जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक क्वथनांक के मान अत्यंत कम होते हैं। और मरकरी तो अपवाद स्वरूप एक द्रव धातु है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी में गलनांक क्वथनांक का मान कम क्यों पाया जाता है। या दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि मरकरी जो है वो एक द्रव धातु है, क्यों, तो इसका कारण क्या है कि पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध जो है वो बहुत दुर्बल होते हैं और इसी कारण जो है इनके गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मान कम होता है। ठीक है, तो D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध में D इलेक्ट्रॉनों का योगदान समाप्त हो जाता है, जिससे धात्विक गुण व गलनांक क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। अगला जो करैक्टरिस्टिक है वो है डेंसिटी। तो प्रथम व द्वितीय वर्ग की तुलना में संक्रमण धातुओं के घनत्व अत्यंत उच्च होते हैं। इसका कारण क्या है कि इनके भीतर के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिससे इनका नाभिकीय आवेश तो बढ़ता चला जाता है लेकिन आकार कम ही रहता है। यानी कि इनमें क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में जो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रभावी होता है, फलतः इनके घनत्व के मान बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त इनकी क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल संरचना भी इनके घनत्व को बढ़ाने में सहायक होती है। तो स्कैंडियम की 3.0 तथा इट्रियम एवं टाइटेनियम की 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपवादों को छोड़कर समस्त श्रेणी संक्रमण तत्वों के घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से उच्च होते हैं। ओके।